नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी, आप सभी का जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में पर्यावरणीय भूगोल से संबंधित जो कि टेट और सीटेट के दृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, संपूर्ण रूप से इसको हम तथ्यों और प्रश्नों के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल बीच में बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से 2 से 4 प्रश्न आपके अनिवार्य बनने ही बनने हैं। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं वीडियो को। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? एब जॉर्ज लेमेंटेयर ने। किसने दिया था? महाविस्फोट सिद्धांत एब जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। पृथ्वी एक मंदाकिनी है। पृथ्वी की एक मंदाकिनी है कौन? दुग्ध मेखला या आकाशगंगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब कौन से ग्रह के श्रेणी में आते हैं? तो आंतरिक ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह की श्रेणी में ये सब आते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी को कहा जाता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी को कहा जाता है। सूर्य का सबसे निकट का तारा कहा जाता है इनको। सूर्य की जो उम्र है वो लगभग 5 बिलियन वर्ष माना जाता है। कितना? 5 बिलियन वर्ष। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह, अगर सबसे नज़दीक ग्रह की बात की जाए तो बुध ग्रह है, सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 घात 12 किलोमीटर या 9.46 गुणे 10 घात 15 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, मीटर और किलोमीटर में 3 की घात का अंतर होता है। अगला है, पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ये सब संज्ञा दी गई है। सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह, अगर बात करें सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है? तो मंगल ग्रह का जो रंग लाल होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जैसे हमारा चंद्रमा है। आगे देखते हैं, ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिए थे? तो कैपलर ने दिए थे। किसने दिए थे? गति संबंधी, ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिए थे? तो कैपलर ने दिए थे। बात करें अगर क्षुद्र ग्रह की, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की चाल, नॉर्मली प्रकाश की चाल बात की जाए, सूर्य के प्रकाश की चाल बात की जाए तो यही होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। कौन है? टाइटन है। ठीक है, शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार वलय हैं? जो छल्ले हैं चारों तरफ शनि ग्रह के, वो कितने हैं? तो उनकी संख्या 7 है। कितनी है? 7। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? पानी से भी कम किस ग्रह का घनत्व है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, शनि ग्रह का घनत्व जो है पानी से भी कम है, ये पानी से भी हल्का है। अगला है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो इसको हम लोग नॉर्मली जानते हैं, तो हमारा एक चंद्रमा है, एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, अगला है, उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? किस दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। तो इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, अब बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और 22 दिसंबर को ही जस्ट इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करें अगर बड़ा दिन की, तो कर्क रेखा पर इस टाइम सूर्य एकदम सीधे चमकता है
और दक्षिणी गोलार्ध पे बात करें अगर सबसे बड़े दिन की, तो मकर रेखा पर इस समय जो है सूर्य सबसे सीधी रेखा में होता है, सबसे ऊपर होता है सीधी रेखा में 90 डिग्री पर। ठीक है, चलिए। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं आपस में। हमेशा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा है, मतलब उत्तर दिशा में हमेशा चमकने वाला जो तारा होता है वो कौन सा होता है? ध्रुव तारा होता है। कौन सा? हमारा ध्रुव तारा होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। कब लगता है? अमावस्या को लगता है। आगे देखते हैं चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण होता है अक्सर। ध्यान दीजिएगा, कभी जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा तो पूर्णिमा की रात को। 180 देशांतर रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 180 अंश देशांतर को हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे जीरो अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो जीरो अक्षांश रेखा को विषुवत भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत भूमध्य रेखा। एक देशांतर का अंतर कितना होता है? दो देशांतरों के बीच में जो अंतर होता है वो 4 मिनट की होता है। कितना होता है? 4 मिनट का होता है। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? तो अभी आपने पढ़ा था पीछे, 21 जून को। इसी दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मकर रेखा पर सूर्य सबसे लंबवत कब चमकता है? 22 दिसंबर को। और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आगे चलते हैं हम लोग। सूर्य किस तारीख को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है? तो सूर्य भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत चमकता है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत भूमध्य रेखा पर चमकता है। ठीक है, हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा है तो कौन सा तारा है? ध्रुव तारा है। पूरे सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या को लगता है। अपसौर, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? अपसौर की घटना जिसको कहते हैं हम लोग, पूछा जाता है अक्सर, ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। तो ये 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है। उपसौर कब होता है? सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी की घटना, तो ये 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में साल भर का सबसे कम दूरी होती है। ठीक है, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। एक देशांतर का अंतर क्या होता है? इसका मतलब है कि 2 देशांतरों के बीच का जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। भारत का मानक समय कहाँ से निर्धारित किया था? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कहाँ से गुजरती है ये? प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर से। कहाँ से? प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर से ये गुजरती है। सबसे अधिक टाइम जोन किसका है? रूस का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, रूस का 11 है, अमेरिका का 9 और ऑस्ट्रेलिया का 3। पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? जब ऐसी घटना, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक कौन नहीं पहुंचने देता है? चंद्रमा। तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, अगला है, जब चंद्रमा व सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है, जब चंद्रमा व सूर्य के बीच तो कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। तो जो सूर्य की रोशनी होती है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे कि हम लोग बचपन से जानते हैं, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है तो चंद्रमा चमकना बंद कर देता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक, और यह किस कारण होता है? बीच में पृथ्वी के आ जाने से। अगला, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा तीनों किस महाद्वीप से होके गुजरती हैं? तो तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती हैं। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मकर रेखा को 2 बार, ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी है। कौन सी? लिम्पोपो नदी है। अगला है एक विषुवत रेखा है, मुझे ध्यान से उतर रहा थोड़ा सा, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी शायद कांगो नदी है। एक बार चेक कर लीजिएगा,
मेरे हिसाब से कांगो नदी विषुवत रेखा की, मैं कमेंट में अभी क्लियर करके बता दूंगा आप सबको, ठीक है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? कांगो नदी, ठीक। चलिए ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह की बात की जाए तो शुक्र है। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे ज्यादा गर्म कौन है? सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात किया जाए तो कौन सा है? शुक्र है, ठीक है। इसीलिए इसको सबसे चमकीला तारा भी कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह है आपका। प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह कौन सा है? तो वो भी शुक्र ही है, ठीक। तो तीनों याद रखिएगा चारों। पृथ्वी के सबसे नज़दीक, सर्वाधिक गर्म, सर्वाधिक चमकीला, पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। और प्रेशर कुकर, ये चारों पांचों जो संज्ञा है वो किसकी है? शुक्र ग्रह की है। किसकी है? शुक्र ग्रह की, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से घूर्णन करने वाला बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। मास्टर ऑफ गॉड्स उपमा वाला ग्रह किसको कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स। तो ये बृहस्पति ग्रह को इसकी उपमा दी गई है। नीला ग्रह, जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं, 70% जो है पानी होने की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहते हैं हम लोग? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण कहा जाता है। किसकी वजह से? फेरिक ऑक्साइड की वजह से। अगला है हमारा पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पीला ग्रह शनि को कहा जाता है। पीला ग्रह किसको कहा जाता है? पीला ग्रह हम लोग शनि को कहते हैं, ठीक है। शनि ग्रह को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह की बात की जाए तो अरुण ग्रह है। कौन सा? यूरेनस, ठीक। सूर्य से सबसे दूरी पर कोई ग्रह है तो वो कौन सी ग्रह है? वरुण ग्रह। नेपच्यून जो है सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पे है, ठीक है। सबसे ठंडा ग्रह, क्योंकि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पे है तो इसलिए सबसे ठंडा है। कौन? वरुण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न उठने ही उठने हैं, बस इतना मान के चलिए। वीडियो को बीच में बिल्कुल मत स्किप करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ से प्रश्न आपके बनने ही बनने, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं हम आपको, यहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन, ठीक है। भूपर्पटी पे बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। किस पर? भूपर्पटी पे। भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, और भूपर्पटी पर ही सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु, यहाँ पे तत्व बात हो रहा था, यहाँ पे धातु की बात हो रही है, तो एल्यूमिनियम है। धातु एल्यूमिनियम है और तत्व ऑक्सीजन है। कहाँ पे? भूपर्पटी पे, ठीक। बात करते हैं हम लोग सियाल की। सियाल क्या है? किसका किसका बना होता है? तो जैसे कि इसके नाम से देखिए, सी आल, तो एसआई से होता है सिलिका और आल से होता है एल्यूमिनियम, ठीक। तो सियाल किससे बना होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम से, ठीक है। अगर इंग्लिश याद रहेगी तो आप आराम से बता लेंगे इसके। सीमा के नाम से ही एसआई से सिलिका है और मा से एमजी मैग्नीशियम है आपका, ठीक। सिलिका और मैग्नीशियम। नी से निकिल है आपका, फे से फेरस मतलब लोहा है आपका, ठीक। निफे, ठीक है। किन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है? तो कायांतरित चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। यूरेनियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो यूरेनियम जो है आपका कायांतरित चट्टानों में ही पाया जाता है। इस कायांतरित चट्टानों में यूरेनियम पाया जाता है और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। केरल के समुद्री तट पर पाया जाता है। केरल के समुद्री तट पर क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मोनाजाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मोनाजाइट, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो थोरियम का है। ध्यान दीजिएगा, किसका? थोरियम का प्रमुख अयस्क है मोनाजाइट, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, अब तक हम लोग भूपर्पटी की बात कर रहे थे,
अब वायुमंडल की बात कर रहे हैं, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस है। कौन सी है? नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। अगर यहीं पर बात की जाए सबसे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो कौन सी है? आर्गन है। ठीक है, कौन सी गैस है? आर्गन। ठीक है, तो वायुमंडल का सबसे निचला ग्रह कौन सा है? वायुमंडल का सबसे निचला ग्रह तो क्षोभ मंडल कहा जाता है इसको। क्षोभ मंडल को कहा जाता है दूसरा और कौन सा नाम कहा जाता है इसका? संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल। ठीक, आगे इनसे पूछा जाता है ज़्यादा प्रश्न। ये घटना वाली प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि किस मंडल में कौन सी घटना होती है। जैसे मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, कोहरा, पाला, ओलावृष्टि, ये किस मंडल में घटित होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। जेट स्ट्रीम धाराएं कहाँ पे प्रवाहित होती हैं? किस मंडल में? ये भी क्षोभ मंडल में। ओजोन परत कहाँ पे विद्यमान है? लगभग लगभग मान के चलिए 90% ये आ ही जाता है, तो समताप मंडल में। आप अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप उसमें लगभग लगभग पा रहे होंगे कि ओजोन जो है किस परत में पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल के किस परत में ओजोन पाया जाता है। ओजोन के कभी कभी इसके लक्षण भी पूछ लेते हैं। ठीक, तो वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। अब आ रही है बात रेडियो तरंगों की, तो रेडियो तरंगे जो होती हैं किस मंडल में पाई जाती हैं? तो ये आयन मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? आयन मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, रेडियो तरंगे आयन मंडल में। ठंडी का समय है, बीच बीच में मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है इस समय, इसलिए बीच बीच में वीडियो को स्किप करना पड़ रहा है। चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर हम लोग जानते हैं प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। यहीं पर सबसे बड़ी जो खाई पाई जाती है मैरियाना ट्रेंच पाई जाती है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महासागर बात करें तो आर्कटिक महासागर है। सबसे लवणीय सागर मृत सागर। कौन सा? सबसे लवणीय, सबसे ज़्यादा नमक मतलब खारा होता है, ये सबसे ज़्यादा खारा होता है यहाँ पे मान चलिए, इसीलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। सुंडा और जावा ट्रेंच कहाँ पाई जाती है? सुंडा और जावा ट्रेंच। तो सुंडा और जावा ट्रेंच हिंद महासागर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिंद महासागर में। ठीक, ये इंडियन ओशियन में। अगला है हमारा बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा ट्रायंगल, जिसको आपने नाम सुना होगा। इसको रहस्यमयी ट्रायंगल भी कहा जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है बरमूडा ट्रायंगल। कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक महासागर। कहा जाता है कि इसके अंदर जो आसपास की, यहाँ पे कोई कहता है यहाँ पे ग्रेविटेशन ज़्यादा है, कोई कुछ कहता है कि मतलब यहाँ से गुजरने वाली जो जहाज़ है, चाहे वो पानी वाली हो चाहे ऊपर से हवा वाली जहाज़ हो, वायुयान हो, ये सबको क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? भूमध्य सागर। कौन सा? भूमध्य सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग, जो फसलों से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, तो 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की और जायद की। चलिए देख लेते हैं बोया कब जाता है इनको नॉर्मल तरीके से। गांव वाले बच्चे लगभग लगभग सब जानते होंगे, जो गांव से बिलोंग करते होंगे। शहर के बच्चे थोड़ा बहुत इससे अनभिज्ञ होंगे, कोई बात नहीं है, फिर से देखते हैं हम लोग, सबको आ जाएगा। चलिए देखते हैं रबी की फसल। रबी की फसल जो है कब बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे आपका गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, जो ठंडी की फसलें होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं ठंड के समय में जो बोई जाती हैं, ये वो फसलें हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू, बरसीम। बरसीम क्या है? चारा होता है जानवरों का। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे रबी की फसलों के अंतर्गत आते हैं। ये सब ठंड के मौसम में बोए जाते हैं। ठीक है, 2 बार पूछा जा चुका है, बीटेट में और यूटेट में, दोनों बार। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। खरीफ की फसल में, रबी में गेहूँ है आपका, खरीफ में आपका चावल है। तो चावल के समकक्ष जितनी फसलें आएंगी आप खरीफ की फसल में, आप इसको अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, आप एक चीज़ से और याद कर सकते हैं, रबी की फसल, गेहूँ की फसल कैसे। रबी में आप देख सकते हैं 2 अक्षर हैं, तो गेहूँ में भी 2 अक्षर है, आप इससे इसको ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, खरीफ में 3 अक्षर है, 3 लेटर्स हैं, और चावल में भी 3 अक्षर है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं? इसको गेस कर सकते हैं। तो खरीफ में चावल और रबी में गेहूँ जो है बोए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो खरीफ की फसल का जो बोने का समय होता है वो
जून जुलाई में होता है और अक्टूबर नवंबर में इनको काट लिया जाता है। चावल के साथ ज्वार आता है, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी, अरहर, सोयाबीन, ये सब क्या किस में आते हैं? सब खरीफ के अंतर्गत आते हैं आपके। ठीक है, गर्मी के समय में लगभग और ठंडी के स्टार्टिंग में काट लिया जाता है इनको। आगे चलते हैं हम लोग। जायद की फसलें। जायद की फसलें मार्च में बोई जाती हैं और 1-2 महीने 3 महीने के अंतर्गत ये काट ली जाती है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के अंतर्गत। तो मार्च से जुलाई तक ये इनका जो बोने का और काटने का समय होता है। इसमें आ जाती हैं आपकी जायद की फसलों में लगभग जैसे हरी सब्जियां आ जाएंगी, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, तरोई, मतलब समझ लीजिए कि इसमें जितनी भी चीज़ें बोई जाती हैं इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। आप इतना जान सकते हैं, जायद की फसलों को आप इसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। चाहे देख लीजिए आप, खीरा, तरोई, ये सब हरी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नकदी फसल। नकदी फसल ऐसे फसल जिनसे हमें किसानों को थोड़ा सा ऐसी फसलें जिनको उनको कुछ आमदनी हो जाती है, जिससे डायरेक्टली इनकम हो जाता है, जिससे उनका वो नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। जैसे गन्ना हो गया, कपास, जूट, चाय, तिलहन, तंबाकू, केला आदि। तो इन सब की बुआई करके किसान थोड़ा बहुत नकद पैसे कमा लेते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि किसान बिल आया था, फिर वापस भी हो गया। काफ़ी सब किसानों का चर्चा चल रहा था, तो बेचारे इसीलिए धरना कर रहे थे, क्योंकि उनको क्या होता है वो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन देखेंगे नकदी फसल में किसान क्या करते हैं, डायरेक्टली इन फसलों को बेच करके पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कृषि की विधियों को क्या पूछा जाता है, किस विधि को क्या कहते हैं, किस चीज़ को उगाने को क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, जबकि ये इंग्लिश नाम ही होते हैं। चलिए देखते हैं। अंगूरों का उत्पादन जो किया जाता है, अंगूरों की जो खेती की जाती है उसको विटीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। मछली पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है। रेशम को सेरीकल्चर कहा जाता है। मोरीकल्चर किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, रेशम उत्पादन की बात करें तो सेरीकल्चर, लेकिन रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि की जाती है। रेशम के कीट कहाँ पाले जाते हैं? शहतूत के पेड़ पे। तो शहतूत की खेती जो की जाती है उसे मोरीकल्चर कहते हैं। लेकिन ये किसके लिए? रेशम के कीट से संबंधित है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो सेरीकल्चर रेशम के धागे उत्पन्न करने के लिए सेरीकल्चर है, और शहतूत की कृषि रेशम कीट को वहाँ पे मतलब सहवास उनको जगह देने के लिए वो मोरीकल्चर है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर क्या है? बागवानी फसलों का उत्पादन, जैसे फल, सब्जी, बागवानी फसलें जो भी। हार्टिकल्चर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके टेट में भी, सी टेट में भी, और अदर स्टेट के जो टेट हैं उसमें भी कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हार्टिकल्चर बागवानी फसलें, हार्टिकल्चर बागवानी फसलें, ध्यान दीजिएगा। तो बागवानी फसलों बाग में आप जब जाते हैं तो आपका हृदय खुश हो जाता है। हर्ट माने हृदय होता है, तो हार्टिकल्चर याद कर लीजिएगा इससे। बगीचे में जब आप लोग जाते हैं तो हरा भरा माहौल देख के आपका दिल क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। आपका हर्ट माने दिल होता है, हर्ट खुश हो जाता है, तो हार्टिकल्चर। ठीक है, ध्यान से ये आप ट्रिक याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन, ये भी पूछा गया है काफ़ी बार। ओलरीकल्चर साग सब्जियों का उत्पादन होता है। बर्मीकल्चर, बर्मी ये केचुओं का उत्पादन पूछा है, किसान का मित्र कहा जाता है इनको। पोमोलॉजी फल का उत्पादन, किसका? फल। फ्लोरिकल्चर आप लोग जानते हैं, फ्लावर माने फूल, फ्लोरिस फूल उत्पादन। ठीक। सिल्वीकल्चर भी पूछा गया, वन संवर्धन, यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। ठीक है, अगला है ओल्बीकल्चर। कौन सा है? ओल्बीकल्चर। ये व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती की जाती है। तो जैतून की खेती को व्यापार के लिए जब किया जाता है जैतून की खेती, तो इसको ओल्बीकल्चर कहा जाता है। और देखो, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? हाइड्रा माने क्या होता है? जहाँ पे हाइड्रो शब्द आपको कभी इस्तेमाल मिल जाए तो आप तुरंत समझ लीजिए वो पानी से रिलेटेड है। तो जल में पौधों को उगाना क्या कहलाता है आपका? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। मृदा रहित खेती जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। चलिए देखते हैं हम लोग हरित क्रांति। तो हरित क्रांति में क्या किया जाता है आपका? खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति में तिलहन है, तिलहन का तेल का उत्पादन किया जाता है। नीली क्रांति, तिलहन मतलब खाने वाला तेल, खाद्यान्न तेल। नीली क्रांति, इसमें मत्स्य उत्पादन होता है नीली क्रांति में। ठीक है, गुलाबी क्रांति में 2 चीज़ें होती, ध्यान दीजिएगा। झींगा मछली भी पूछा था, प्याज उत्पादन। तो दोनों में कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो प्याज तो आपका होता ही है, साथ साथ में झींगा मछली का उत्पादन भी होता है गुलाबी क्रांति में। लाल क्रांति में मांस और टमाटर दोनों का होता है। ठीक है, दोनों लाल लाल होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग
गोल क्रांति, आलू कैसा होता है, गोल गोल होता है, तो गोल क्रांति आलू से संबंधित। भूरी क्रांति हमारा क्या है, ब्राउन, ब्राउन भी बोलते हैं, ब्राउन क्या बोलते हैं क्रांति को इंग्लिश में, नाम नहीं आ रहा याद है। तो भूरी क्रांति जो है, थोड़ी सी इंग्लिश वीक है हमारी, भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति जो है फल बागवानी में वृद्धि, किससे संबंधित है, स्वर्ण क्रांति हमारी जो है फल और बागवानी में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्वर्ण क्रांति का कि फलों में बागवानी में करके इनका जो है उत्पादन बढ़ाया जाए। आगे हम लोग रजत की बात करते हैं। तो रजत में अंडा और पोल्ट्री फार्म उत्पादन से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मुर्गी और अंडा। इंद्रधनुष क्रांति, अब इंद्रधनुष में क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं, सारे रंग हैं, तो जितने से आप देखें गोल, पीली, लाल, हरी, सब मिला दो इसमें। तो कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि को इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है आपको। ठीक है। काली क्रांति, बायोडीजल, जेट्रोफा, आप लोग बायोडीजल जानते होंगे किससे प्राप्त होता है, जेट्रोफा से। तो ये बायोडीजल उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी, काली क्रांति। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बादामी क्रांति, तो मसाला उत्पादन इसमें किया जाता है। अमृत क्रांति में, बादामी क्रांति में मसाला, अमृत क्रांति में नदी जोड़ परियोजना, अमृत नदी समझ सकते हैं आप लोग। ग्रे क्रांति, हाँ देखो आ गया, भूरी क्रांति अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे ग्रे क्रांति दे दिया है, तो उर्वरक उत्पादन वो भी है, दोनों है। ग्रे माने भूरा ही होता है, आप लोग ध्यान से कंफ्यूज मत होइएगा। कृष्ण क्रांति, काली क्रांति या कृष्ण, कृष्ण माने काला ही होता है, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों बायोडीजल उत्पादन, नाम बदल के दे रहे हैं बस, बाकी चीज़ें वही हैं। हरित सोना क्रांति, हरित सोना किसको कहते हैं, बांस को, बांस उत्पादन को हरित सोना क्रांति से संबंधित माना गया, रखा गया इसमें। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग लगभग मान चलिए कि आपके जो भूगोल से संबंधित हैं, पर्यावरणीय भूगोल संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं इसको कवर करेंगे। और एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप लोग जल्दी जल्दी भगा करके एक बार तो नॉर्मली देख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके खूब तेज़ी से देख लीजिएगा। तो आप रिवीजन करते रहेंगे तो वीडियो एक बार ये कंठस्थ हो गया तो समझ लीजिए आपका पर्यावरणीय भूगोल से 95% क्वेश्चन आपके बनने ही बनने। ठीक है। यहाँ से चलिए, उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम और मेघालय में कौन सी कृषि की जाती है, ये पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा, झूम कृषि पूछा गया है कई बार। तो किस राज्य में कौन सी कृषि की जाती है, तो झूम कृषि कहाँ पे की जाती है, तो पूछा जाता है। अभी जल्दी में किसी को पेपर में आया था कि झूम कृषि किससे संबंधित, नागालैंड में ऑप्शन में था वहाँ पे। ठीक है। तो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय तीनों जगहों पे झूम कृषि की जाती है। झूम कृषि क्या होती है कि यहाँ पे क्या करते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं पहाड़ी एरिया में, उन झाड़ियों को काट करके जला दिया जाता है वहाँ पे, और जला करके फिर उसकी राख को वहाँ वो खाद बन जाती है, और वहीं पे थोड़ा सा फिर खेती कर लेते हैं। तो ये झूम कृषि के अंतर्गत आता है आपका। अगला हमारा देप्पा, डहिया या बेबर, ये जो कृषि का नाम है देप्पा, डहिया, बेबर, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है। बत्रा वालरे राजस्थान में, कहाँ पे, बत्रा वालरे राजस्थान में खेती का नाम है ये। पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश। टिन खेती क्या है, मिजोरम। टिन खेती या टिन क्या है, फसल मतलब खेत का एक माप मान लीजिए आप है, टिन क्या है, तो टिन खेती किससे संबंधित है, मिजोरम से। कहाँ से है, एक टिन खेत कहते हैं, एक टिन बीज बोया जाता है, जहाँ पे उस एरिया में, जिस एरिया में एक टिन कोई बीज बोया जाता है, तो टिन एक मान लीजिए आप लोग मात्रक है, क्या कहते हैं इसको, जो भी समझ लीजिए। मिजोरम में टिन खेती की जाती है। ठीक है। अभी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है वो। आगे चलिए हम लोग देखते हैं मणिपुर में पामलू खेती की जाती है। और केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में कुमारी खेती। कहाँ पे, केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में, तो भारत का। ठीक है। तो ये कुमारी खेती की जाती है वहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो केरल में पाई जाती है, पश्चिमी घाट पर ही पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, केरल के पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। ठीक। चलिए, हरित क्रांति का संबंध है, देखिए यहाँ पे वही टॉपिक है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1966 से 67 के बीच में। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। किसको माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक तो कौन है,
भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी। कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी भारत के हरित क्रांति के जनक हैं ये। ठीक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किस पर? गेहूं की फसल पर। किस पर? गेहूं के उत्पादन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है हरित क्रांति का, पूछा जा सकता है ये। श्वेत क्रांति के संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक पूछा जाता है। श्वेत क्रांति तो आप लोग बता लेंगे किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। तो इसके जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं। ठीक है। चलिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो डेयरी उद्योग से, दुग्ध उत्पादन से। ठीक। 2,4-D क्या है? पूछा जा सकता है। 2,4-D क्या है? पूछा भी गया है। तो ये क्या है? एक खरपतवार नाशी है। ठीक है। कीटनाशक भी आ जाता है, तो लोग कीटनाशक ही लगा देते हैं अक्सर। फलीदार या लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? फलीदार पौधे जैसे आपका कौन कौन से हुए? लेग्यूमिनस में मटर, चना, ये सब आते हैं ना। तो इनके जड़ों की गांठों में जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है। जो कि क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस पौधों में। तो उसका नाम क्या है? राइजोबियम है। क्या है? राइजोबियम है। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, जैविक कृषि अपनाने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है जो पहली बार जैविक कृषि को अपनाया है। ठीक है। भारत में हरित खाद वाली फसलें, हरित खाद ऐसी फसलें जिनको बो करके हरित खाद बनाई जाती है, तो कौन कौन सी है? सनई, ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ज्वार आदि। ये सब क्या है? इनको खेत में, इनकी बुआई खेत में कर दी जाती है। जब इनके जो पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इनको वैसे पौधों सहित ही खेत में जुताई करवा दी जाती है, और वहाँ पे सड़के बहुत अच्छी खाद का निर्माण करते हैं और खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, गेहूँ की किस्में। तो पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि ये क्या है? गेहूं की किस्म है या चावल की किस्म है, किस चीज़ की किस्म है? नई नई खोजी गई है जो। तो ये है आपका कल्याण सोना, अर्जुन, सोनालिका, हीरा, पूसा, विशेष। ये पूसा, विशेष, ये जो आपके पांचों नाम दिए हैं, कल्याण सोना, अर्जुन, सोनालिका, हीरा, पूसा, विशेष, ये सब गेहूं की किस्म है। किसके? गेहूं की किस्में हैं अलग अलग। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को। अल्फांसो संबंधित है, तो अल्फांसो आम का एक प्रकार है। क्या है? आम का एक प्रकार है। बंकी टाप रोग संबंधित है। बंकी टाप रोग किससे संबंधित है? तो केला से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंकी टाप रोग केला में पाया जाता है। किसमें? केले में पाया जाता है। धान की किस्में, धान जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती, ताईचुंग, ये सब क्या है? धान की किस्में हैं। ठीक है। तो अब धान और कृषि देख लीजिएगा, दोनों में धान और गेहूं की इसमें से एक आध पूछा जा सकता है आपका। धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक हैं। धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक कौन है? एजोला है। कौन सा है? धान के खेत में। ठीक। धान के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है आपका उर्वरक एजोला होता है। कौन सा है? एजोला। ठीक है। ये जैव उर्वरक है। ये भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दे सकता है कि इसमें से कौन सा जैव उर्वरक है या नहीं है। तो एजोला क्या है? एक प्रकार का जैव उर्वरक है जो धान की खेती के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, कौन सी फसल कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है? प्रथम स्थान प्रदेश में पूछा जाता है इससे। तो गेहूँ, आलू, गन्ना, आलू, गेहूँ, ये कहाँ पे है? यूपी इसमें प्रथम स्थान पे है। कपास में गुजरात है आपका। ठीक है। क्योंकि गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, तो कपास काली मिट्टी में होती है। ठीक। असम में सबसे ज़्यादा चाय होता है, जानते होंगे इसको आप लोग। कॉफ़ी कर्नाटक में होता है। कासे कॉफ़ी, कासे कर्नाटक। ठीक है। तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में होता है, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? ममता बनर्जी जी है। ठीक है। रबड़ मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? केरल में। ठीक। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है रबड़ और मसाला? केरल में। ठीक है। अगला हम लोगों का हमारा टॉपिक है अगला चीनी का। ये भी ऐसे ही संबंधित हैं, कुछ उपनाम हैं जिससे संबंधित प्रश्न आते हैं, बराबर पूछा जाता है लगभग ये। तो चीनी का कटोरा महत्वपूर्ण ही प्रश्न है, लगभग रखे गए, ये नहीं कि चाहे जो उठा के रख दिया गया है। जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं बस उन्हीं से संबंधित टॉपिक रखा गया है, इसमें बाहर से कुछ अलग नहीं रखा गया है। ठीक है। अगर आप
यूपी टेट की जो रद्द हुई परीक्षा है उसमें बैठे होंगे, देखे होंगे, इससे काफ़ी प्रश्न आपके आए हुए हैं वहाँ पे। चीनी का कटोरा क्यूबा में किसको कहा जाता है? विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन भारत में होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसीलिए चीनी का भी कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। ठीक है। धान का कटोरा तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मसालों का बगीचा, सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ पे? केरल में। आगे चलिए देखते हैं काली मिर्च। काली मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? मसालों का राजा इसको कहा जाता है, मसालों का राजा कहा जाता है, ये केरल में ही होती है। ठीक है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इलायची को। ठीक। आगे हम लोग चलते हैं काला सोना। काला सोना किसको कहा जाता है? तो ये इलायची को काला सोना की संज्ञा भी दी गई है। ठीक। मसालों का राजा काली मिर्च। ठीक है। मसालों का राजा भी होता है ये, और काला सोना भी इसे कहा जाता है, काली मिर्च को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे कुछ ज्वालामुखी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो मौना लावा है। कहाँ पे है ये? मौना लावा हवाई द्वीप। कहाँ पे है ये? हवाई द्वीप मौना लावा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ये। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। कौन सा? कोटोपैक्सी। ये कहाँ पे है? एंडीज पर्वत शिखर पर है। कहाँ पे है? एंडीज पर्वत शिखर पे, इक्वाडोर में। ठीक है। सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं हम लोग? भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ को किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो वो स्ट्राम्बोली है। कौन सा है? स्ट्राम्बोली। ये कहाँ पे है? इटली में है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? या दक्षिण एशिया का भी आप कह सकते हैं, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप है। कहाँ पे ये? अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। आगे देखते हैं हम लोग। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो एक भी ज्वालामुखी किस महाद्वीप में नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि भी कहा जाता है, और इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं पठार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र में स्थित है ये। दक्कन का पठार भारत का है। और सबसे ऊंचा पठार अगर बात करें भारत का तो लद्दाख का पठार है। बड़े की बात करेंगे तो दक्कन का पठार, और ऊंचे की बात करेंगे तो लद्दाख का पठार। तो ये जम्मू कश्मीर में है और वो महाराष्ट्र में है, दक्कन का पठार। आगे हमारा भारत का सबसे ठंडा पठार अगर कहें तो ये लद्दाख का ही पठार है। ठीक है। बहुत ठंडी पड़ती है वहाँ पे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार विश्व का तो तिब्बत का पठार है, चीन में है ये। कहाँ पे है? चीन में है। विश्व का सबसे बड़ा पठार, ऊंचे की बात कर रहे थे तो चीन में था, लेकिन सबसे बड़े की कहें तो पामीर का पठार है ये, विश्व का सबसे बड़ा पठार। इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया की छत, पामीर का पठार। आगे हम लोग देखते हैं भारत का रूर। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। कहाँ पे है ये? झारखंड में है। ज़्यादातर इसका भाग जो झारखंड में है। संसार की छत पामीर का पठार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संसार की छत, दुनिया की छत, ये पामीर का पठार है। ठीक है। चलिए देखते हैं विश्व की सबसे प्रमुख पर्वत चोटियां जो हैं कौन कौन सी हैं भारत की। चलिए भारत की सबसे प्रमुख सर्वोच्च चोटियां देखते हैं हम लोग। पूर्वी तट की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पूर्वी तट जो है श्रेणी है, इसका सबसे ऊंचा पर्वत महेंद्रगिरी पर्वत है। ठीक है। पूर्वी हिमालय की बात करें तो कांगतो पर्वत पूर्वी हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। सतपुड़ा श्रेणी की बात करें हम लोग तो सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत देवगढ़ पर्वत है। सह्याद्री श्रेणी का सबसे ऊंचा सोसोगाद है। ठीक है। मोरनी पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर मोरनी है। पश्चिमी हिमालय का सबसे ऊंचा जो है शिखर रियोपुरगिल है। पूर्वी हिमालय का कांगतो, पश्चिमी हिमालय का रियोपुरगिल। यहाँ पे ज़्यादातर महेंद्रगिरी पूछे जाते हैं आपके। अभी इसमें देवगढ़ है एक, ये सतपुड़ा का आप याद कर लीजिएगा।
बाकी इसमें से सभी उतने खास नहीं है। कारकोरम, कारकोरम का आपका है K2 सबसे ऊंची श्रेणी। पारसनाथ पहाड़ी की पारसनाथ है। अन्नामलाई की अनाईमुड़ी, ये पूछा जाता है। सतपुड़ा का है धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी। सह्याद्री श्रेणी का कलसुबाई है। कौन सा है? सह्याद्री पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कलसुगाई है। उखरूल का खयांग है। खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी की कौन सी है? शिलांग चोटी है, पूछा जा सकता है। खासी पहाड़ी की शिलांग चोटी है। ब्लू माउंटेन का फोंगपुई है। और अरावली का, हाँ अरावली का पूछा जाता है, ये गुरु शिखर है इसका। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो गुरु शिखर है। सिक्किम हिमालय का जो सबसे ऊंचा है वो कंचनजंगा है इसका वो सबसे ऊंचा शिखर। नीलगिरी का डोडा बेटा है। कौन सा है? नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर डोडा बेटा है। ठीक। गढ़वाल हिमालय का नंदा देवी है। और उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंचा शिखर सैडल पीक है। कौन सा? उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंचा शिखर सैडल पीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, सब नहीं है। चलिए हम महत्वपूर्ण आपको ऐसे नॉर्मली बता देते हैं। आपका जैसे अरावली का पूछा जा सकता है गुरु शिखर। सिक्किम नीलगिरी का पूछा जाता है, डोडा बेटा। और सह्याद्री का नहीं, सतपुड़ा का धूपगढ़ पूछा जाता है ज़्यादातर। पारसनाथ की पूछा जा सकता है कारकोरम। और सतपुड़ा का देवगढ़। और पूर्वी तट का महेंद्रगिरी। ये यही 4 5 6 ज़्यादातर दोहराए जाते हैं हर साल। बाकी आप एक बार देख लीजिएगा सबको। ठीक है। चलिए नदियों के परिप्रेक्ष्य में भारत से जो संबंधित जो प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, और हमें विशेषकर किस पे फोकस करना है? टेट सीटेट पर, टेट और सीटेट पर। और हम टेट और सीटेट को ही ध्यान में रख के बनाए, पर आपका ये जो वीडियो बनाए हैं, जो टॉपिक बनाए हैं, उससे बाहर कुछ नहीं रखा गया है। ठीक है। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 25-25 किलोमीटर है। आगे, बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? बहुत पूछा जाता है प्रश्न। पद्मा नाम से जानी जाती है। किस नाम से? बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से। देखिए इसमें थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन हम एक ही वीडियो में सारा आपका टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं, इसीलिए थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो। अगर आप लगातार प्रैक्टिस सेट हल कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि लगभग प्रश्न आपको मिल रहे होंगे जितने टॉपिक हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश का में नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना नाम कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी है। कौन सी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है, सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है। बिहार का शोक कोसी नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो महानदी को। किसको? उड़ीसा का शोक महानदी। असम का शोक ब्रह्मपुत्र है आपका। असम का शोक तो ब्रह्मपुत्र नदी। वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। और दक्षिण की गंगा की बात करें, दोनों में अंतर है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, अगर केवल दक्षिण की गंगा कहा जाए तो कावेरी नदी। उत्तर भारत की वरदान नदी तो गंगा नदी है। गंगा यमुना का संगम कौन है? तो प्रयागराज। कहाँ पे है? दोनों कहाँ मिलती हैं गंगा यमुना? प्रयागराज में। भारत की पवित्र नदी, ये भी गंगा को कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? तो मेघना कहा जाता है। ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा तो कहाँ पे बना है ये सुंदरबन डेल्टा? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी पे, इनके मुहाने पे बना है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा किसे दिया गया है? गंगा नदी को। माजुली द्वीप कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ पे है माजुली द्वीप? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पूर्व से पश्चिम जो बहती हैं तो 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में जाके गिरती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नमामि देव नर्मदे, ये कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया था? नर्मदा नदी संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। ठीक है। नर्मदा नदी संरक्षण हेतु कौन चलाया था इसको? मध्य प्रदेश सरकार ने। नमामि देव नर्मदे। गंगा नदी का उद्गम स्थल तो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से।
2017 का क्वेश्चन यूपी टेट का। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा है। कौन सा है? सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र और गंगा के मुहाने पे बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है किस नाम से? सांगपो। किस नाम से? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है, और भारत में जब वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इनको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा, ताप्ती जो ज़्यादातर पूछा जाता है, माही नदी है, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी, और ये सब 6 नदियाँ हैं, 7 नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं जो प्रमुख रूप से, वो हैं सुवर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, और गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी और गंगा। ये सब कहाँ पे आके गिरती हैं? आपका ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वह नदियाँ जो अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी नदियाँ? जो नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो महानदी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पे यहाँ की जो भूमि होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। झीलों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, उड़ीसा में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये कहाँ पे है? कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। विश्व की सबसे गहरी झील है तो बैकाल झील। कहाँ पे है बैकाल झील? आपका रसिया में। बैकाल झील रूस में है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो बुलर झील। विश्व की है सुपीरियर झील और भारत की है बुलर झील। तो बुलर झील कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। विश्व की सबसे बड़ी व खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी व खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है। कौन सा है? कैस्पियन सागर। ये कहाँ पे है? मध्य एशिया में है। कहाँ पे है ये? मध्य एशिया में है। ठीक है, चलिए, तो हाँ, तो ये रहा हमारा भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। भारत में विश्व की सबसे बड़ी झील खारे पानी की कैस्पियन सागर जो मध्य एशिया में स्थित है। भारत में बात करें तो सांभर झील है राजस्थान में। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र झील, जिस झील में भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण दिया जाता है तो चिल्का झील है। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है जो मानव निर्मित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। कहाँ पे है? गोविंद बल्लभ पंत सागर विश्व भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत में एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लेमजाओ कहाँ पे है? ये लोकटक झील में है, मणिपुर में। कहाँ पे? लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग भारत की भौगोलिक संरचना। भारत की भौगोलिक संरचना, यहाँ से भी प्रश्न उठता है बराबर। भारत का उत्तरी विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट है। कहाँ पे है? कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट भारत का उत्तरी विस्तार है। दक्षिणी विस्तार मुख्य भूमि क्या? तो 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, भारत का पूर्वी देशांतर सीमा, भारत की पूर्वी देशांतर सीमा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है, और भारत की पश्चिमी देशांतरी सीमा जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी है। ठीक है, आगे भारत का मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। कौन सा है? भारत का मानक समय देशांतर कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, भारत के मानक समय देशांतर के राज्यों की संख्या, मतलब भारत का मानक समय देशांतर जो रेखा है कि कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा गुजरती है तो कुल 8 राज्यों से। पहला राजस्थान से प्रवेश करती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ से ये चारों राज्यों से, 8 राज्यों से होकर वो निकल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें अगर भारत की तो 29-33 किलोमीटर है। कितनी है? 29-33 या 2933 याद कर सकते हैं आप लोग। पूर्व से पश्चिम ये कम है। भारत की उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है, और जलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 7516 किलोमीटर, 7516.5, या कभी कभी 7500 किलोमीटर ही आ जाता है। ठीक है, तो 7500 दिमाग में होना चाहिए, 7516.5। मुख्य धरातली भाग से समुद्री सीमा की लंबाई, मुख्य धरातली भाग से समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। मतलब कि जो बाहर हैं, जैसे जो हमारे जो द्वीप हैं उनको छोड़ करके जो भारत का मुख्य धरातली भाग है, जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय भारत का जो समुद्री भाग है, उसकी जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें जो लक्षद्वीप हैं जैसे अंडमान निकोबार हैं, ये सब, इन सब की समुद्री सीमा नहीं ली गई है। भारत भूमि का जो क्षेत्रफल पूछा जाता है तो वो कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन से स्थान पे? 7वें स्थान। पहले स्थान पे कौन सा है? तो रूस है। भारत की जनसंख्या का विश्व में स्थान है दूसरा है, और पहले स्थान पे चाइना है। भारत के उत्तर में देश, तो भारत की उत्तर दिशा में कौन कौन से देश है? नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, चीन है, जबकि तिब्बत पर चीन का अधिकार है इस समय। भारत के पूर्व में देश, पूर्व में कौन कौन से हैं? म्यांमार और बांग्लादेश हैं। दक्षिण में श्रीलंका है एकमात्र देश, और पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है। कौन सा? पाकिस्तान अब पश्चिम में एकमात्र देश है। ठीक है, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं जो जनगणना के अनुसार, चलिए देखते हैं उनको। 2011 के अनुसार ही सब कुछ दिया गया है इसमें। जनसंख्या की दृष्टि से उसके बाद से तो हुआ ही नहीं अभी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। लिंगानुपात, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान है। लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात 1000 पर 943 महिलाएं, और किस 2011 की जनगणना के अनुसार ये है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य की बात करें तो केरल है। कितना है? कौन सा राज्य है? केरल है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल, और सबसे कम लिंगानुपात की बात कर रहे हैं हम लोग। अब आप नीचे करते हैं हम लोग साक्षरता। तो साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य, तो साक्षरता में भी केरल सबसे आगे है, और लिंगानुपात में भी सबसे आगे है। आगे देखते हैं हम लोग सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बृहत्तम राज्य राजस्थान। सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा है। कौन सा राज्य है? गोवा है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बृहत्तम राज्य कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश था। और बात करें अगर हम लोग सब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो सिक्किम है। सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या किसी राज्य में है तो सिक्किम राज्य में है। ठीक है, तो लगभग लगभग भारत के पर्यावरणीय भूगोल से जो प्रश्न उठते हैं वो हमने कवर कर दिया है। यहाँ से आपके एक बार दो बार अगर देख लेंगे तो आपका 2-4 प्रश्न तो यहाँ से पक्का ही पक्का है। ठीक है, चलिए, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।